आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चैप्टर को 12 ऐसे पॉइंट्स में ब्रेक करके दिखाऊंगा, जिसके बाद आप अगर उन 12 पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आप नीट के कोई भी PYQs प्लस जो आने वाले ईयर्स में क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। मेरा नाम है तुषार सांगवान एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। तो इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक सीरीज है जो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और आज हम उसका पहला चैप्टर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको चैप्टर बहुत ज्यादा कंसाइज फॉर्म में विद क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी वो चैप्टर है जिसे हम कवर कर रहे होंगे और सिर्फ 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हमने इस चैप्टर को ब्रेक किया है और उन्हीं पॉइंट्स के आसपास आपको सारे क्वेश्चंस और सारी थ्योरी देखने को मिल रही होगी, जिसमें से सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि वर्क कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब आपको ये सीखना पड़ेगा कि वर्क कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या तरीके हैं वर्क कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आपको चेक करना है कि क्या मुझे जो फोर्स का वैल्यू गिवन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब क्या मुझे वो एक नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, क्या मुझे ऐसे दिया है कि फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन है या 15 न्यूटन है, किसी न्यूमेरिक फॉर्म में अगर वो है तो उस केस में आप जो वर्क कैलकुलेट करेंगे वो सीधा आ जाएगा कि आपको फोर्स का वैल्यू पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है उसका वैल्यू पुट करना है एंड देन कॉस थीटा, जहां पर थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे पहली चीज है। दूसरे में आपको चेक करना है कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या होगा। वेरिएबल मतलब कि फोर्स आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू या F इज इक्वल्स टू मे बी 2x + 3, 2x - 5, 2y + 7। इस तरीके से अगर कुछ लिखा है जिसमें आपको लगता है कि जिस वैल्यू के साथ वो लिखा हुआ है वो वैल्यू चेंज होगी, तो उसे हम बोलते हैं कि फोर्स वेरिएबल है। और उस केस में वर्क कैलकुलेट करने का जो तरीका है दैट इज वर्क इज इक्वल टू, उसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहां पर मैंने अभी dr लिखा है। अगर फोर्स y का फंक्शन है तो आप dy लिख सकते हो, अगर फोर्स x का फंक्शन है तो आप dx लिख सकते हो, और यहां पर उसी के अकॉर्डिंग लिमिट्स आ जाएंगी। तो ये दूसरा तरीका है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में आपको अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया गिवन है, मतलब अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ का जो एरिया बनेगा, ये पूरा जो पोर्शन है विच इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन। अब एरिया आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो सर्कल है तो πr² हो जाएगा, अगर वो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, मतलब उस तरीके से आप ये वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ और जो लास्ट तरीका है वो है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अब ये वेक्टर फॉर्म का मतलब है अगर वो आपको i कैप, j कैप, k कैप की फॉर्म में गिवन है तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि i कैप का जो कोएफिशिएंट है उसे i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, j कैप का जो कोएफिशिएंट है उसे j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, और k कैप का जो कोएफिशिएंट है उसे k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगा किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। तो वर्क जब भी कभी कैलकुलेट करना होगा किसी भी क्वेश्चन में, हमेशा सिर्फ ये 4 ही तरीके लगेंगे, इनके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं नीट 2019 का ये क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 20 + 10y, इसे देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाता है क्वेश्चन जिसमें फोर्स वेरिएबल है। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करना है? फोर्स अगर वेरिएबल है तो हमें उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F dy। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मुझे F का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन F का जो वैल्यू है दैट इज
20 प्लस 10y dy। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है आपको लिमिट्स। लिमिट में y की जो पहली वाली वैल्यू है वो लोअर लिमिट और जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है दैट इज अपर लिमिट। अब हम देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आप इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, मतलब आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और 20 dy प्लस इंटीग्रेशन 10y dy फ्रॉम 0 to 1। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो हमारे पास बचेगा 20 और dy को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1 प्लस ऐसे ही जब 10y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 10 बाहर आ जाएगा तो 10 एज इट इज और y को इंटीग्रेट किया तो y स्क्वायर अपॉन 2। मुझे पता है ये आपको आता है कि पावर को आप पावर में आपको 1 ऐड करना है और उसके बाद पावर को नीचे एज इट इज लिख देना है और इसकी भी लिमिट जाएंगी 0 से 1 तक। चलिए इज इक्वल्स टू, अगर आगे हम बात करें तो ये होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस यहां पर भी 10 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर बाय 2। y स्क्वायर बाय 2 का मतलब 1/2 माइनस 0/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 5, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 25 जूल। तो आप देख सकते हैं जब भी कभी आपको वर्क कैलकुलेट करना होगा, ये जो अभी मैंने आपको 4 मेथड बताए इन्हीं मेथड से कैलकुलेट होगा। इसके लिए आपको बिल्कुल श्योर रहना है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास नीट 2016 से। ये आपसे बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, यहां से चलता है और यहां तक जाता है। इसका मतलब ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। भाई शुरुआत में कोई चीज जहां पर है तो उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा इनिशियल पोजीशन होने वाला है और फाइनली ये चीज जहां तक पहुंचेगी तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आपको जो फोर्स है यहां पर वो कौन सी फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में, और आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और डिस्प्लेसमेंट आता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से। तो देखिए जरा माइनस करके 4j कैप, और यहां पर आई कैप तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर 0 आई कैप रहा होगा। इस वेक्टर को मैं थोड़ा और अच्छे से लिखकर दिखाता हूं, 0 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। और ऐसे ही इस वाले की बात करें तो माइनस 2 आई कैप ये ठीक है, प्लस 5j कैप ये भी ठीक है, प्लस 0k कैप। अब अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो 0 माइनस 2, इसका मतलब 0 माइनस -2, तो 2 तो आपके पास आई कैप में बचेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर आप करेंगे 4 माइनस 5 तो आपके पास बचेगा माइनस j कैप। फिर आप करेंगे 3 माइनस 0 तो आपके पास बचेगा 3k कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर कितना है, तो फोर्स वेक्टर है हमारा 4 आई कैप प्लस 3j कैप। अब अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस का मतलब एफ डॉट आर या एफ डॉट एस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड देन -1 एंड 3, तो -3 इज इक्वल्स टू 5 जूल्स। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने वाला। तो आप देख सकते हैं जितने पैटर्न हमें पता है उनमें से 2 पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बाकी पैटर्न पर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये पैटर्न जरूर याद करना है कि वर्क कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, जो 4 तरीके मैंने शुरुआत में आपको बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, आपको कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, प्लस फॉर्मूले के साथ साथ आपको उन दोनों का रिलेशन याद रखना है। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 12 mv²। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्केलर फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख सकते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को, बहुत ध्यान से देखना, मास से मल्टीप्लाई करूं और मास से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 12
एम स्क्वायर क्योंकि मास से मल्टीप्लाई किया, वी स्क्वायर तो पहले ही था और नीचे भी एम आ गया, तो एम स्क्वायर और वी स्क्वायर क्योंकि एम इंटू वी पी होता है तो इसे लिखा जा सकता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन आया वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म्स में भी है जिसे हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, और वो ऐसे लिखा जाए। या फिर अगर आपको मोमेंटम लिखना है तो आप काइनेटिक मतलब मास को और 2 को इधर ले जा सकते हो, तो उस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो सेम बात है। तो ये आपको दो फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा हो, राइट। इसमें कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत छोटी सी चीज है, जैसे मान लेते हैं एक बहुत सिंपल सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अगर मैं मोमेंटम को लेट्स से 2% से चेंज कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। मतलब कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सीधा बोलो कि सर 4% चेंज हो जाएगी। आप बोलो कि सर अगर यहां पर मोमेंटम में लिखा होता कि 3% चेंज कर दिया है तो क्या आंसर 6 हो जाता? बिल्कुल 6 हो जाता। अगर यहां पर 5 लिखा होता तो क्या 10 हो जाता? बिल्कुल 10 हो जाता। लेकिन अगर यहां पर 20 लिखा होता तो क्या 40 हो जाता? तो नहीं होता। इसका मतलब ये जो मैंने आपको अभी मेथड बताया ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब परसेंट चेंज 10% से कम हो। अगर परसेंट चेंज 10% से कम है तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बोलो कि सर अगर मोमेंटम चेंज की जगह काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिया होता तो मैं क्या करता? तो पहले मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लेते। कैसे? ये 2m इधर जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी की पावर हाफ है, तो इसका मतलब यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी को मैंने 2% से चेंज किया तो क्योंकि उसकी पावर हाफ है तो अब हाफ से मल्टीप्लाई करूं, तो जो काम पहले मैं यहां पर 2 के साथ कर रहा था पावर के साथ, अब वो हाफ पावर के साथ होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली। चलिए ये था हमारा डिस्कशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में। आपको ये बेसिक फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान से याद रखने हैं। जैसे कि एक पॉइंट है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब है कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप किसी भी पाथ से जाओगे तो ये बोलता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में ये तीनों वर्क की जो वैल्यू है, ये तीनों वर्क की वैल्यू बी और डब्ल्यू सी, ये तीनों वर्क की जो वैल्यू है ये सेम आती है अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें। सेकेंड कहता है कि वर्क इन अ राउंड ट्रिप इज 0। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आप यहां से चले और आप किसी एक पॉइंट तक पहुंचे और वहां से जाकर आप किसी भी पाथ के थ्रू अगर वापस इसी पॉइंट पर आ जाते तो राउंड ट्रिप में आपको 0 वर्क डन देखने को मिलेगा। बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बस यही गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने ऐसे एक ग्राफ बनाया हुआ था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और हमसे बोला था कि ये एक पॉइंट है ए, यहां से एक पार्टिकल चलता है ऐसे बी तक जाता है, 3 अलग अलग पाथ के थ्रू जाता है, इसमें W1 हुआ है, इसमें W2 और इसमें W3, और हमसे बोल रहा है कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो W1, W2 और W3 में क्या रिलेशन हो। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन हमसे पूछा जाए या फिर अगर ये ग्राफ भी ना गिवन हो, सिर्फ ऐसे बोला हो कि ए से बी गया है और ऐसा कोई रिलेशन हमसे पूछा जाए, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है तो W1, W2, W3 इक्वल होंगे, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेंगे, राइट। चलिए इसी तरीके से जो इधर पॉइंट लिखे हुए हैं ये बिल्कुल अपोजिट है, मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो ये पाथ पर डिपेंड करता है।
मतलब अगर आप अलग अलग पाथ पर जाओगे और कंजर्वेटिव फोर्स गिवन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है, तो उस केस में वर्क की वैल्यू डिफरेंट आएगी। सिमिलरली राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा, वो सिर्फ यहां पर 0 था। जो बाकी के पॉइंट्स हैं जैसे टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कंप्लीटली रिकवरेबल, फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो पॉइंट है इसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर के जो पॉइंट्स है वो आप सिर्फ एज इट इज याद रख सकते हो, उसमें से कोई बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल बनने के चांसेस नहीं है। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये जरूर इंपॉर्टेंट है, मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और इसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर के जो टॉप मोस्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको एज इट इज सिर्फ याद रखने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये इक्वेशन आपको जरूर ध्यान रखनी। इस इक्वेशन से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। एक सबसे पहली चीज कि अगर आपको x डायरेक्शन की फोर्स चाहिए तो आप x डायरेक्शन में ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो। अगर आपको y डायरेक्शन की फोर्स चाहिए तो आप उसे फिर y डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करो, और अगर आपको z डायरेक्शन की फोर्स चाहिए तो आप उसे फिर z डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करो। तो जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहां पर अगर आप x y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको उसी डायरेक्शन की फोर्स देखने को मिलेगी। ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं कि हमें ये गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा हो, और हमसे बोलता है फाइंड फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। बहुत ध्यान से देखना, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब क्योंकि मुझसे सिर्फ फोर्स एक्स डायरेक्शन के अलोंग पूछी गई है तो मुझे पता है कि सॉल्यूशन के अंदर एफ जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स से आएगा। मतलब मैं इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x डायरेक्शन की फोर्स मुझे देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो कैसे लिखी जाएगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा एक्स स्क्वायर वाई, तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y कांस्टेंट की तरह ऐसे चुपचाप बैठा रहे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है वो तो सर हमें याद है 2x होता है, पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, प्लस आगे बढ़ते हैं वाई स्क्वायर, ये तो चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है वो सर हमें याद है। तो इसका मतलब हमारा जो एफ एक्स का फाइनल वैल्यू आएगा जो कि इसका नेगेटिव है तो वो हो जाएगा माइनस का 2yx प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने x डायरेक्शन का फोर्स कैलकुलेट करके बता दिया, नेगेटिव ऑफ 2yx प्लस वाई स्क्वायर। जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे डिफरेंशिएट किया, मतलब x डायरेक्शन में फोर्स को डिफरेंशिएट किया और पोटेंशियल एनर्जी को x डायरेक्शन में डिफरेंशिएट किया, और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये वो तरीका है जिससे पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। जब भी आपको ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन देखने को मिले और आपसे फोर्स के लिए बोला जाए तो आप सीधा उस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और इस तरीके से आप उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट कर लो। आप बोलोगे सर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो बहुत सारी फोर्स लग सकती है, हो सकता है कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, वो तो हमेशा ही लगेगी, हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन लग रही हो सकता है स्ट्रिंग फोर्स लग रही हो, मतलब टेंशन फोर्स। तो बिल्कुल जितनी फोर्सेस लग सकती हैं वो सारी फोर्सेस का वर्क आपको एक तरफ लिखना है और इज इक्वल्स टू में लिखना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस इतना ही है वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब आप बोलोगे कि सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, हाँ जितनी फोर्सेस हैं सबका वर्क करके, टोटल वर्क करके, मतलब सबको ऐड करके आपको यहां पर लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी फोर्स छूटनी नहीं चाहिए, सारी फोर्सेस का वर्क यहां पर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या लिखूंगा सर मैं, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल दे रखी है तो आप वही वैल्यू लिख सकते हो, और अगर नहीं गिवन है तो आप हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि जो वैल्यूज हैं वो आपको किस फॉर्म में गिवन है, क्या वो आपको वेलोसिटी की फॉर्म में गिवन है या फिर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गिवन है। और वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ इतना ही, इसके अलावा और कोई बात पता होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कैसे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, आपसे बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी इतना। तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये काइनेटिक एनर्जी हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। शुरुआत में ऑब्जेक्ट इतने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। ये नीट 2024 का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। तो इतना काइनेटिक एनर्जी मेरे पास शुरुआत में, फिर वो कहता है कि ये फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही है और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये तो बहुत इजी कर दिया उन्होंने हमारे लिए, सीधा हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास 4 मेथड है उनमें से एक मेथड यूज करके, और मुझे पता है आप समझ गए हो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझसे पूछ ली है, और मुझे ये समझ में आ गया है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने रिलेट करवाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगा, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं यहां पर लिखने वाला हूं। चलिए वर्क की बात करते हैं। वर्क का मतलब अब आप समझ गए हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसमें जे कैप तो है नहीं, तो इसका मतलब ऐसे लिख लेते हैं छोटा सा यहां पर कि प्लस 0 जे कैप लिखा हुआ होगा, अगर नहीं लिखा है तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -6, क्योंकि मैंने 3 को -2 में मल्टीप्लाई किया तो -6 हमारे पास वर्क आ गया। इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है पता नहीं कितनी है, वो हमसे पूछा गया है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 10 जूल्स, जो हमें बहुत डायरेक्टली गिवन है। चलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल वैल्यू लिखते हैं जरा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास होगा, ये 10 वैल्यू इधर आएगा, तो 10 - 6 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 4 जूल्स। ये हमारा फाइनल वैल्यू है, यही हमारा आंसर भी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हो जो एनसीईआरटी में जो डेरिवेशंस हैं, आपके नोट्स में जो डेरिवेशन लिखी हुई है, वर्क एनर्जी थ्योरम की बड़ी बड़ी सी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो सब आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब टू द पॉइंट सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि भाई जितनी फोर्सेस लगे उन सब का वर्क कैलकुलेट करूंगा और इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा, और वही काफी होगा हमारे लिए जो अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया नीट 2024 का, इसके लिए। आगे देखते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। अगेन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में हमें डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं। आपसे बोलेंगे कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, बस इतनी बात याद रखो। ये याद रखो कि के का मतलब है यहां पर स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट, एक्स याद रखो, एक्स का मतलब है यहां पर स्प्रिंग का कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन, राइट। मतलब कि अगर कोई स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है और एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है m मास का, अगर आप इसे x डिस्टेंस कंप्रेस कर देते हो इसकी नेचुरल लेंथ से, मतलब मान लेते हैं हम इसे यहां से x डिस्टेंस आगे ले आते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर k और x का वैल्यू आपको गिवन होगा और आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी। हाँ, कोई मुझसे बोले कि सर मैं पहले से स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेता हूं और x1 कंप्रेशन से x2 कंप्रेशन पर लेकर जाता हूं, क्या मतलब हुआ कि पहले से वो x1 कंप्रेशन पर था, नेचुरल लेंथ पर नहीं था, और फिर x2 पर ले गया, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। मतलब जहां तक वो पहले से था
माइनस जहां पर वो पहुंचना चाहता है, उन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वर्क भी इतना ही करना पड़ेगा, उस स्प्रिंग में जो ब्लॉक लगा हुआ है उसे x1 कंप्रेशन से उठाकर x2 कंप्रेशन तक ले जाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है नीट 2023 का। देखिए जरा क्या शानदार क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर्स इज u। तो मैं समझ पा रहा हूं कि u का वैल्यू मुझे गिवन है हाफ के, और 2 सेंटीमीटर आपने स्ट्रेच किया तो 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये आपको समझना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हमसे कह रहा है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, कह रहा है अगर 2 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच की होती तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए था। अभी देख लेते हैं। मान लेते हैं उस केस में पोटेंशियल एनर्जी U1 होना चाहिए था, और U1 की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो इज इक्वल टू हाफ के। अब आप बोलोगे कि सर जो आपने ऊपर 2 लिखा था अब उसकी जगह पर 8 लिख देना और 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाए। चलिए यहां तक भी बात ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मुझे जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो चारों ऑप्शंस U की टर्म्स में। इसका मतलब मेरा मोटिव होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से इस k को एलिमिनेट कर दूं, ये k हट जाए। यहां कैसे हट सकता है k? क्या इन दोनों को ऐड करने से हट सकता है? तो ऐड करने से तो नहीं हटे, क्योंकि ऐड करोगे तो k कॉमन आ जाएगा। हाँ, डिवाइड करने से जरूर हट सकता है, तो मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूं। देखिए जरा हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, तो हमें मिलेगा U1/U इज इक्वल टू, पहले U1 की पूरी वैल्यू लिखते हैं, तो हाफ के 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² का होल स्क्वायर। चलिए हाफ के से हाफ के कैंसिल हो गया, 10⁻² का होल स्क्वायर यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा हमारा 8 का स्क्वायर विच इज 64, और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4। इसे भी कैंसिल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16/1, तो U1 का वैल्यू आ गया 16 टाइम्स U। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। तो अगेन डायरेक्ट आपको बस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला याद है तो वो मोर देन इनफ है। उसी फॉर्मूले से आप आराम से ये बता सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी 8 सेंटीमीटर के इलोंगेशन पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से समझना कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि आप टोटल एनर्जी शुरुआत में और टोटल एनर्जी बाद में बराबर रखना चाहते हैं, मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी इक्वल है, ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। बस इतना ही है। अब टोटल एनर्जी का क्या मीनिंग है, तो टोटल एनर्जी का मीनिंग है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी बोला जाता है। हमारे लिए टोटल एनर्जी का मीनिंग मैकेनिकल टोटल एनर्जी से है जो इन दोनों का सम है, बस इतना ही पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। चलो ये तो हमें पता है कि ये बराबर रखनी है, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है चूज 2 पॉइंट्स टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, मान लेते हैं एक ए है और एक बी। अब आप बोलोगे सर कोई भी कैसे कर लूं, कोई पॉइंट तो बताना पड़ेगा कि कौन सा करना है। तो आपको वो पॉइंट चूज करना है, एक जिस पर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पता हो और जिस पर आपको काइनेटिक एनर्जी भी पता हो, और दूसरा वो पॉइंट चूज करना है जिस पर आपसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो, राइट। चलिए ये करने के बाद क्या करना है, इसके बाद आपको टोटल एनर्जी ए पर भी लिखनी है, टोटल एनर्जी बी पर भी लिखनी। ये बात सही है कि शुरुआत में हो सकता है आप डायरेक्ट ना लिख पाओ, लेकिन कम से कम अगर आपको ये स्टेप्स याद होंगे तो आप 2-3 स्टेप खुद कर पाओगे, और फिर 1-2 स्टेप में 1-2 बार अगर अटक भी जाओगे तो वो पूछकर और फिर उसे ठीक किया जा सकता है, राइट। तो टोटल एनर्जी ए पर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी जो बी पर होने वाली है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर, ये इक्वल होना चाहिए
काइनेटिक एनर्जी जितना बी पर है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितना बी पर है, इसके सम। चलिए सर इतना भी हम कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको जनरली इनमें से 3 वैल्यूज पता होंगी और 1 वैल्यू आपसे पूछी गई होगी। मोस्ट केसेस में ऐसा ही होने वाला, राइट। चलिए सर इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस क्या चीज है? वो आपसे बोलेगा कि कुछ परसेंट मुझसे लॉस हो गया। तो कुछ परसेंट लॉस होने का मतलब, मान लेते हैं वो हमसे बोलता है कि सर मुझसे 5% लॉस हो गया, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, 95% तो बचा है। तो अब ये जो टोटल एनर्जी फाइनल होगा, अब ये बराबर नहीं है टोटल एनर्जी इनिशियल के। ये टोटल एनर्जी ए पर जो है वो इक्वल नहीं है अब टोटल एनर्जी बी के। किसके इक्वल होगा? सिर्फ जितना लॉस हो गया है उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसके इक्वल होगा। मतलब ऐसे केसेस में, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये 5% लिया है, तो आप लिखोगे कि सर टोटल एनर्जी अब बी पर जो मुझे मिलेगा वो असल में 5% नहीं, वो 95% मिलेगा जो ए पर एनर्जी था। और मैं पूछूंगा ऐसा क्यों? क्योंकि 5% मैंने लूज कर दिया है या उसका लॉस हो गया है। मे बी हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में, अलग अलग एनर्जीज की फॉर्म में लॉस हो सकता है, लेकिन फिर आप ऐसे लिखोगे इक्वेशन। तो क्या समझ में आया आपको इससे कि सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो फिर तो टोटल एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर है। अगर लॉस हुआ है तो फिर जितना एनर्जी आपको बचा होगा, आपको इनिशियल का उतना परसेंटेज निकालना है और बोल देना है कि अब फाइनली मेरे पास सिर्फ इतना ही एनर्जी बचा। चलिए देखते हैं एक बार इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ये भी हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर्स, तो ठीक है 10 मीटर्स ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा दिया है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ डायग्राम रहा होगा और ये हाइट 10 मीटर्स रही होगी। बोला जा रहा है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी। The height up to which the object can rebound from the ground। कह रहा है कि अब ये वापस कितनी हाइट तक आ सकता है, आप मुझे ये बता दो। तो अगेन मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, और बी पॉइंट पर हम 50% एनर्जी लूज कर चुके। कोई बात नहीं, मैं पहले ए पॉइंट पर देखता हूं टोटल एनर्जी कितनी है। तो आप बोलोगे कि सर टोटल एनर्जी ए पर जो है वो है मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल, क्योंकि इनिशियली मेरे पास सिर्फ हाइट है, और वो हो जाएगी mgh और h का वैल्यू है 10। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो इतना हो गया, प्लस लिख सकते हैं हम कि 0 मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। चलिए बी पर कितनी एनर्जी है? तो बी पर सर मेरे पास वहां पर भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है विच इज mgh। चलिए अब कह रहा है 50% लूज कर दिया है, तो बचा कितना होगा? 50% ही बचा होगा। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट बी जो मेरे पास बचा होगा वो 50% होगा टोटल एनर्जी एट ए के। शुरुआत में मेरे पास जितना था उसका सिर्फ 50% बचा है। तो आप लिखोगे mgh इज इक्वल टू 50% मतलब 50/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एनर्जी एट ए, हो जाएगा mg10। जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे mg से mg कैंसिल हो सकता है, 50 से ये 2 आ जाएगा और 2 से ये वैल्यू 5 आएगी। तो जो हमारी हाइट होने वाली है दैट इज 5 मीटर्स। अब वो सिर्फ 5 मीटर तक जाए। तो इस तरीके से आप ये जो एनर्जी कंजर्वेशन वाला पोर्शन है इसे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वर्टिकल सर्कुलर वेलोसिटी। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिर्फ 3 टाइप की वेलोसिटीज हैं जिन्हें याद रखना। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पॉइंट की वेलोसिटीज है। वो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट, और ये कौन सी वेलोसिटीज है ये भी आपको याद रखना है। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो आपको कम से कम किसी ऑब्जेक्ट की रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि वो अपना सर्कल कंप्लीट करे। तो यहां पर जो आपको वेलोसिटी चाहिए होता है दैट इज √5rg। r क्या है यहां पर? रेडियस, g क्या है? ग्रेविटी, और 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर कितना वेलोसिटी चाहिए होता है? तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर चाहिए होता है √3rg। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना चाहिए होता है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी चाहिए होता है √rg। आपको लगेगा कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्यों वेलोसिटी चाहिए?
टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो अब सर्कल कंप्लीट करेगा नहीं। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया और ये स्ट्रिंग लूज हो गई, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को रोक दिया, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से सीधा नीचे गिर जाएगा और हम चाहते हैं कि वो सर्कल कंप्लीट करे, तो इसके लिए उस पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी होना चाहिए और तभी ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा और अपना सर्कल कंप्लीट करता हुआ नीचे पहुंचेगा। ये 3 वेलोसिटी की वैल्यू बिना डेरिवेशन के, बिना किसी डेफिनेशन के आपको डायरेक्ट ये याद रखनी है कि लोवेस्ट पॉइंट पर √5rg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर √3rg और टॉप मोस्ट पॉइंट पर √rg होती है। चलिए देखते हैं, नीट 2023 का एक क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड। हमसे बोला जा रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h। यहां से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इज इक्वल्स टू D। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो D है और कह रहा है कि ये जस्ट कंप्लीट कर पाता है द हाइट h इज इक्वल्स टू। अब आपको पता है कि जस्ट कंप्लीट करेगा तो लोवेस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी चाहिए होगा, तो आप बोलोगे सर लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए होगा √5rg। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट B है, कुछ और नाम रख लेते हैं, अगर ये पॉइंट P है तो P पॉइंट पर टोटल एनर्जी और A पॉइंट पर टोटल एनर्जी को मैं इक्वल रख सकता हूं, मतलब मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर लगा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी एट P इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट A। चलिए P पॉइंट पर कौन कौन सी एनर्जी है, क्या वहां पर काइनेटिक एनर्जी है, तो हमसे बोला गया है इनिशियली एट रेस्ट, बिल्कुल नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0। प्लस क्या वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है, mgh इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी A पर, क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो नहीं, बिल्कुल हाइट नहीं है तो 0 होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, वो हमें चाहिए विच इज हाफ mv², और जब v का स्क्वायर करोगे तो ये 5rg हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। चलिए ये A पॉइंट की भी एनर्जी लिख दी है हमने और P पॉइंट की भी लिख दी। अब अगर देखा जाए तो mg से m और g कैंसिल किया जा सकता है, तो h का वैल्यू आएगा 5r/2। लेकिन आपको इसकी टर्म्स में आंसर नहीं देना है, आपको डायमीटर की टर्म्स में आंसर देना। डायमीटर की टर्म्स में आंसर देने का मतलब जो रेडियस है, क्योंकि वो डायमीटर का हाफ होता है, इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे तो आपके पास हाइट का वैल्यू आ जाएगा विच इज 5/4 टाइम्स कैपिटल D। ये हमारा आंसर आएगा, मतलब 5/4, तो ऑप्शन D यहां पर हमारा करेक्ट होने वाला है, ये हमारा सही ऑप्शन हो। तो आप देख रहे हो कि अगर इस पॉइंट पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत पड़ भी रही है तो वो इतना बेसिक है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ये पता है कि टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, दोनों पॉइंट्स पर उन दोनों को इक्वेट कैसे करते हैं, तो ये काम उसी से किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है कि पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पावर कैलकुलेट करने को ध्यान से देखना जरा। पावर कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला कि अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म अब आपको पता है कौन सी होती है, आई कैप और जे कैप वाली, तो उस केस में आप सीधा लिखोगे कि जो पावर का वैल्यू है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सब कुछ भूल जाओ, बस डॉट प्रोडक्ट कर देना है फोर्स और वेलोसिटी का, वही पावर की वैल्यू होने वाली। इसी के साथ अगर हम बात करें सेकंड केस में, अगर आपको एनर्जी या वर्क टाइम के टर्म्स में गिवन है तो आप सेकंड मेथड है, आप लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू dw/dt या फिर de/dt। जो भी इक्वेशन दी हुई हो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे डिफरेंशिएट करो और पावर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अगर w गिवन है तब भी डिफरेंशिएट कर दो, e गिवन है तब भी डिफरेंशिएट कर दो। तीसरा तरीका है कि अगर आपको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी गिवन है तो उस केस में आप एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हो और वो एवरेज पावर होगा P एवरेज इज इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल डिवाइडेड बाय T। ये वैल्यू होने वाली। तो बस ये तीन तरीके हैं जिनसे आप पावर कैलकुलेट कर पाओ।
राइट। आपको ये 3 तरीके ध्यान रखने। कई बार वो क्या करेगा, थोड़ी सी चालाकी दिखाएगा, लेकिन हमें पता है कि अब आप क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और ये सब अच्छे से जान चुके हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, मैं एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं कभी हमें सिर्फ फोर्स गिवन है और फोर्स में लिया हुआ है कि F इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 2T, ऐसे लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो आपको पता है, और इसके साथ साथ एक मास दे दिया, मास मान लेते हैं 1 kg दे दिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि F का वैल्यू तो ma लिखा जा सकता है विच इज 2T। m की जगह पर 1 लिखूंगा तो a का वैल्यू 2T आ जाएगा। आपको पता है कि a को इंटीग्रेट करते हैं तो v आ जाता है। कैसे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t² 2 से 2 कैंसिल हो गया तो v का वैल्यू t² आ गया। तो कभी अगर आपको v नहीं भी गिवन है और सिर्फ f गिवन है तो भी आप v फाइंड कर सकते हो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पावर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो वो हो गया 2t³। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी अगर आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ फोर्स गिवन हो और वेलोसिटी गिवन ना हो तो ये तरीका उसमें यूज किया जा सकता है कि मुझे मान लिया वेलोसिटी नहीं गिवन है, लेकिन अगर फोर्स गिवन है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी आ जाएगा इंटीग्रेट करके, और वेलोसिटी और फोर्स दोनों आ गए हैं तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारे पास पावर भी आ जाएगी। देखिए जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2024 में, देखते हैं क्या है। कह रहा है at any instant of time displacement is given by 2t minus 1। अभी लिख देते हैं s is equal to 2t minus 1 given है। कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन, ठीक है जी, ये भी हमने लिख लिया है। वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, पावर का वैल्यू पूछा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो मुझे पता है कि जो पावर है वो कैलकुलेट होगा फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, और फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के लिए जब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वेलोसिटी पूछा हो तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसे हम ds/dt बोलते हैं, जो कि v होता है, और इधर करेंगे तो 2t का मतलब 2 हो जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया है 2, फोर्स का वैल्यू है 5, तो पावर हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो पावर हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी विच इज 5 टाइम्स 2, तो कितना हो जाएगा 10 वॉट। ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगा पावर के, राइट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नीट 2023 का है ये क्वेश्चन। अब आप देखो जरा कि अभी जो हमने सॉल्व किया था ये 24 का था, और अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं 23 का है, और इसके लिए भी देखते हैं। ये हमसे बोला जा रहा है कि इस बार पार्टिकल के जो वेलोसिटी है वो इतनी है, चलिए जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो इतना लग रहा है, और हमें सिर्फ आप पावर कैलकुलेट करके बता दो। तो ठीक है, पावर का फॉर्मूला मैं समझ गया हूं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो एफ डॉट वी होना चाहिए। एफ डॉट वी का मतलब क्या कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो 5 टाइम्स 10 कितना 50, देन -3 टाइम्स +10 तो कितना -30, देन 6 टाइम्स 20 तो कितना 120। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही करना था। अगर मैं इन तीनों को सॉल्व मतलब इन वैल्यूज को सॉल्व करता हूं तो 50 - 30 इज 20 और 120 + 20 इज 140। आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर डॉट प्रोडक्ट करना था और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर के सारे ग्राफ से मेरा मतलब एनसीईआरटी के ग्राफ से है, और ये 2 ग्राफ है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें से एक ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्प्रिंग के लिए, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला है F = -kx स्प्रिंग का, तो वो हमने यहां पर यूज किया, और उसका ये ग्राफ आपको लिखा हुआ है जो कि इधर भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ये ग्राफ है जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दिखाई हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक ब्लॉक है जिसे नेचुरल लेंथ से कंप्रेस किया गया था और कंप्रेस करने के बाद छोड़ दिया।
तो जब आप इसे कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे से वो वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है, और ओरिजिन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाती है एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पहुंचने तक। ये आपको ग्राफ याद रखना है। इस ग्राफ के अंदर लिखी हुई एक एक बात, जैसे कि ये और ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नीट 2022 का क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग अटैच टू द फ्री एंड। तो ये सेम ग्राफ है जो अभी हम देख रहे थे, ये वाला जो ग्राफ है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखा जाए तो आपको यूनिट्स और फॉर्मूले के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वर्क या एनर्जी की जो यूनिट है अर्ग, उसे जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है सिर्फ वो लिखनी है। चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 और वही आपको यहाँ पर दिख रही है। कैलोरी में 4.18 होता है, इसे आप 4.2 भी लिख सकते हो, वो भी सेम बात है। किलोवाट आवर को अगर आपको चेंज करना है तो दिस इज 3.6 10⁻6 जूल्स। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3.6 10⁻6। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। अब आप सोचो जरा कि ये क्वेश्चन, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इससे किसी भी तरीके से डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट ये वही क्वेश्चन, मतलब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपसे बोला गया है कि 100 किलोवाट 1 आवर में, तो आपको पता है कि जो पावर है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब एनर्जी के लिए आपको सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम में, जो वैल्यू वहां पर लिखी हुई थी, तो इट वाज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 और किलोवाट में लिखी हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, किलोवाट को पहले वाट में कन्वर्ट कर लेता हूं, विच इज 10⁻³ और 1 को 1 आवर है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इस तरीके से। तो मेरे पास 7 पावर्स आ जाएंगी और 36 आ जाएगा, तो इट इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। अगर आपको डायरेक्ट याद है तब बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो भी आप सिंपल दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और अप्रोप्रिएट यूनिट्स रखकर इसे कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल चैप्टर में उतनी सारी चीजें नहीं है जितनी चीजों से आप डरते हो। जब भी कभी आपका टेस्ट होगा, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स भी अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन इन पॉइंट्स के थ्रू सॉल्व किए जा सकते होंगे। तो जब भी कभी आपका टेस्ट हो या फिर आपने कोई चैप्टर ना पढ़ा हो तो आप इस तरीके के जो हमारे पॉइंट्स हैं, इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे बाकी चैप्टर्स के लिए भी, और ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और नोट करने के बाद इन्हें रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको ये पॉइंट्स एटलीस्ट अच्छे से याद हो जाएं। तो इससे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा और आपको सारे चैप्टर्स के बारे में एटलीस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी कि अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप उस क्वेश्चन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी भी ऐसे चैप्टर्स आपकी लिस्ट में हैं जो चैप्टर्स आपको बहुत कम आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप करें वो है कि आप एक रजिस्टर के अंदर इन पॉइंट्स को जरूर नोट करें। इतना डिटेल में नोट करने की जरूरत नहीं है जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आप एटलीस्ट जितने ये 12 पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स को नोट करेंगे और रोज रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। याद होने के साथ साथ आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा और फिर आप इजीली जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप इस चैप्टर के अंदर एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है जो हम इसके अंदर और डाल सकते हैं जिससे कि आपके लिए ये लेक्चर्स और यूजफुल बनाए जा सके, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।